अपना दायित्व निभाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं हर्षिता को लोकसभा अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनी सोच से नई ऊंचाई देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। 2026 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। आज जब पूरा विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत ने अपनी एकता और सामर्थ्य से इन सभी संकटों का सामना किया है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला हम पहला देश बने। G20 जैसे वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व क्षमता ने दुनिया को हमारे सामर्थ्य का एहसास कराया है। हमें अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान करना है, साथ ही हमें भविष्य की ओर भी देखना है। 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र को अपनाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इस मंच का सदुपयोग करेंगे और भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे तथा राष्ट्र गठन के विचार पर केंद्रित होंगे और नए विचारों से ही भारत का उज्जवल भविष्य संभव है। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। Oath please. In which language? English. I, Aska Singh, having been elected as a member of House of People, do swear in the name of God that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of the India, and by the law established I uphold the sovereignty and the integrity of the India, and that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. Ms. Prachi, selected from the Meghalaya constituency. Would you want to take the oath or affirmation? Oath please. In which language? In Malayalam please. മാന്യസഭാംഗങ്ങളെ ദയവായി വലതു കൈ വാഴ്ത്തി എന്നെ പിന്നിലെ അവതരിക്കും. ഞാൻ പ്രാചി ഭരണഘടനയോടുള്ള എൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സത്യം ചെയ്യുന്നു, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാർവഭൗമത്വം അഖണ്ഡതയും ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. എനിക്ക് മട്ടികപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ അംഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്താൽ വിധിപരമായി നിഷ്പക്ഷമായി ഭക്തിയും പ്രാമാണികതയും കൊണ്ടു ഞാൻ നിർവഹിക്കും. Ms. Shreya, selected from the Punjab constituency. Would you want to take the oath or affirmation? Please. In which language? पंजाबी। मैं श्रेया सिंह जो लोकसभा ਦੇ सदस्य निर्वाचित होया हाँ, ईश्वर ਦੇ ਸੌਖਾਨ ਲਿਆ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत ਦੇ संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ रखांगी ਅਤੇ जिस पद ਨੂੰ मैं ग्रहण ਕਰਨ वाला है उसके कर्तव्य ਵਿੱਚ श्रद्धा निर्वाहन करांगी। सत श्री अकाल। Ms. Manya, selected from the UP constituency. Would you want to take the oath or affirmation? Oath please. In which language? हिंदी। मैं मान्या जो युवा
Now, the question are begin. Question number 101, Miss Anshika. सर्वप्रथम माँ सरस्वती, भारत भूमि परम सम्मानित मंच, माननीय मंत्री महोदय, माननीय लोकसभा स्पीकर महोदया तथा युवा संसद में उपस्थित समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। वीरता के पर से विभूषित श्री मोहित श्रीमती मीता की वंशजा मैं अंशिका मरुभूमि शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी का प्रतिनिधित्व करते हुए युवाओं का भारत, युवाओं का नेतृत्व सतत भविष्य की ओर विपक्ष की ओर से आकर्षित विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। महोदया, सवाल हमारी आदत नहीं, जिम्मेदारी है। सच बोलना हमारी कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। वक्त ए हुकूमत जवाबों से बच न पाएगी, क्योंकि आज ये युवा संसद नहीं, जनता की अदालत जारी है। महोदया, आज हम यहाँ किसी व्यक्ति नहीं बल्कि आवाम की आवाज बनकर खड़े हैं। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना नहीं बल्कि उन लोगों की बात रखना है जो महंगाई और बजट के बोझ के नीचे दब रहे हैं। जहाँ सवाल उठते हैं वहीं लोकतंत्र जिंदा रहता है। जो चुप रहा वो इतिहास में शर्मिंदा रहता है। हम तो जनता की आवाज लेकर आए हैं यहाँ, वरना सरकार का हर वादा कागजों में ही मिलता रहता है। माननीय वित्त मंत्री जी, आप बार बार यह दावा करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। महोदया, आज आम नागरिक बढ़ती महंगाई से टूट चुका है। राशन से लेकर सब्जियां तक, गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक, स्कूल फीस से लेकर दवाइयां तक, आज सबके खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महोदया, ऐसे में आप किस आधार पर मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का दावा करती हैं? माननीय मंत्री जी, क्या आप बता सकती हैं? माननीय मंत्री जी, देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। स्किल डेवलपमेंट योजनाएं या तो बजट कटौती का शिकार हो जाती हैं या फिर जमीन पर प्रभावित रूप से दिखाई नहीं देती। महोदया, छोटे व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। वे जीएसटी के बोझ के ब्याज दरों और बाजार की महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसका लाभ आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? माननीय मंत्री जी, क्या आप बता सकती हैं? महोदया, इसके अलावा हर बजट में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु इन योजनाओं के वास्तविक क्रियात्मक की रिपोर्ट कहाँ है? कितनी नौकरियां वास्तव में पैदा हुई? कितने स्टार्टअप बंद हुए? कितने परिवार महंगाई की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए? और सबसे महत्वपूर्ण, जब सरकार का राजस्व बढ़ रहा है तो आप जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही? माननीय मंत्री जी, क्या आप बता सकती हैं? कागजों में तो बजट बड़ा ही खूबसूरत लगता है, पर बाजारों की गलियों में हर दम फिर भी बेकाबू सा भटकता है। सरकार की फीगस में ग्रोथ की कहनाई बड़ी मीठी लगती है, पर घर की रोटी में महंगाई की मिर्च आज भी तीखी लगती है। हम आज नफरत नहीं, सच लेकर आए हैं, क्योंकि फाइनेंस की फाइल में कुछ और लिखा होता है और आम आदमी की जेब में कुछ और ही दिखाई देता है। महोदया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी वजह से कई सेक्टरों में नौकरियां कम हुई, सरकार क्या सुनिश्चित करेगी कि AI आने के बावजूद युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा हो? महोदया, आज इस सदन को राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज बनना होगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता का मुद्दा ही सदन का मुद्दा बने। महोदया, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी। आज हम चले आए हैं सच की राख को हक देने, जनता को दुखों को लौ से फिर जला देने। हम वो आवाज हैं जो मोहल्लों की तंग गलियों से निकलकर संसद के दरवाजे तक पहुंचती है। हम वो सांस हैं जो देश के हर घर की रोशनी में उड़ती है। जब महंगाई की चिंगारी चूल्हे में धुआं भर देती है, तब आम आदमी की थाली भी आंखें नम कर देती है। हम वही पीड़ा है जो थाली की खाली जगह से उठती है। हम वही आह है जो जेब की चुप्पी से फूटती है। जब युवाओं की हथेली में डिग्री हो पर आंखों में नौकरी की कमी की धुंध छा जाए, उनके सपनों का सूरज भी आधी दोपहर में ढल जाए, हम वही बेचैनी है जो युवाओं की रातों में जगाकर चिल्लाती है। हम वही पुकार हैं जो भविष्य की दहलीज पर रोकर बताती हैं। महोदया, जब डिजिटल युग में धोखे की आंधी चले, डेटा का दरवाजा बिना दस्तक खुले, तो नागरिक का भरोसा भी चुपचाप
टूट जाता है। हम वही चेतावनी है जो मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती है, हम वही संदेश है जो हर संदेश के पीछे धड़कती है महोदया। और जब प्राकृतिक रो पड़े, नदियां कमजोर पड़े, पेड़ घायल हो, हम हवा की कराहट तैरने लगे तो धरती भी माँ होकर चिंता में डूब जाती है। हम वही चेतावनी है जो पत्ते की सरसराहट में बोलती है, हम वही पुकार है जो नदी की लहरों से टकरा कर लौटती है। धन्यवाद। Question number 102, Ms. Priyanshi. Good morning everyone. Present here, respected speaker ma'am and all the honorable members. Thank you for giving me the opportunity to express my thoughts. Before jumping into any financial decisions, it's important to think beyond the excitement and all look at the long-term impact. Secondly, not every quick money option is actually smart. Sometimes it's just a shortcut to bigger troubles. So my question is, if interest compounding over time and hidden charges are increased the repayment burden so much, then why do we still choose to make loan instead of waiting to save money? And what economics are personal factor taking a high cost loan unavoidable for many people despite knowing the long term risk? खर्चे हमेशा फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं और सेविंग्स अक्सर क्लास में उपलब्ध ही नहीं होती। बैंक वाले कहते हैं सर टेंशन मत लीजिए और EMI कहती है मैं ही काफ़ी हूँ, बाकी आप संभाल लीजिए। मैंने लोन लिया तो लगा जिंदगी सेट हो गई, पहली EMI आई तो लगा आत्मा रिटर्न हो गई। वित्त मंत्री जी, वादों की आग तो खूब जलती रही पर हकीकत की ठंड में सब राख सा हो। आपने कहा था बोझ कम करेंगे, मगर सच तो ये है कि बोझ तो और भारी हो गया। अब जनता पूछ रही है वादे बड़े हैं या इरादे छोटे हैं। लोन लिया है तो EMI वाले मेहमानों की तरह बिना मिठाई लिए आपके घर आएंगे। Yes, please. Now take your seat. Honorable Minister of Finance. नीति सही, दिशा नहीं, महंगाई फिर लगेगी लगाम गई। Honorable Speaker Madam, through you, I would like to clarify to the respected member of the opposition that inflation is not rising due to government inaction, but due to global and domestic supply side pressures that we are actively tackling. Ma'am, inflation एक इकोनॉमिक रियलिटी है और पूरी दुनिया इसका प्रभाव झेल रही है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल रेट के अंदर ही मेंटेन किया जा रहा है और हमारी सरकार ने टारगेटेड मेजर्स भी लिए हुए हैं। जब ग्लोबल फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे तब सरकार ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, बफर स्टॉक रिलीजेस और इंपोर्ट ड्यूटी कट जैसे कदम तुरंत उठाए। विशेष रूप से हमने एसेंशियल कमोडिटीज पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टार्ट की। अगर हम ये कदम ना उठाते तो इन्फ्लेशन आज डबल डिजिट्स में होता। डाटा क्लियरली शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन में आज मॉडरेशन आया है। फूड इन्फ्लेशन के पीक से अब लेवल्स नीचे आए हैं और इसका सीधा अर्थ है पॉलिसीज का इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिख रहा है। ऑपोजिशन से सवाल पूछते हैं पर कोई एक्शनेबल सॉल्यूशन नहीं देती। सरकार ने सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग, रूरल प्रोक्योरमेंट और मार्केट इंटरवेंशन जैसे कंक्रीट स्टेप्स तुरंत लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मैं सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं बल्कि ग्रोथ को भी साथ में लेकर चल रही हूँ, उसके ब्रॉडर इकोसिस्टम को साथ लेकर चल रही हूँ। और अगर हम एक्सट्रीम टाइपिंग करते तो MSME, रूरल इनकम पर सीवर इम्पैक्ट होता। हमने बैलेंस अप्रोच ली, ग्रोथ भी स्टेबिलिटी भी। We are protecting the poor from the impact of inflation. हमने फ्री फूड रेट सिस्टम को एक्सटेंड किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सपोर्ट दिया और सब्सिडी रैशनलाइजेशन किया जिससे आम आदमी पर इन्फ्लेशन का बर्डन कम पड़ता है। यही है रियल इकोनॉमिक गवर्नमेंट। सरकार इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर रही है, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, पर ऑपोजिशन सिर्फ इन्फ्लेशन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगी और अब सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है। We will increase the supply of essential food items by releasing buffer stocks of wheat, rice and pulses in the
prices remain stable. जरूरत पड़ने पर हम इम्पोर्ट ड्यूटी को टेम्परेरी तौर पर कम करेंगे, खासकर एडिबल ऑयल, प्याज और दाल पर, ताकि महंगाई कंट्रोल किया जा सके. We are intensifying nationwide checks against hoarding and unfair trade practices. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से सरकार सीधे मार्केट में इंटरवेंशन करेगी ताकि एकदम से दाम बढ़ने ना पाए. हम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत पॉलिसी डिसीजंस लेंगे. We will continue free food distribution and targeted subsidies to ensure that the poorest households remain protected. अब मैं कुछ सवाल अपने विपक्षी दल के मंत्री जी से भी करना चाहूंगी. Can the opposition deny that global conflicts, supply chain disruptions, and rising crude oil prices have affected every mature economy, not just ours? और ये बताएं कि हमसे सवाल पूछने से पहले विरोध पक्ष बता सकती है कि उनके शासनकाल में तो वैश्विक स्थिति पूरी तरह से मजबूत थी, उसके बावजूद भी महंगाई की ज्यादा क्यों थी? क्या विरोध पक्ष प्रमाणित आर्थिक स्थिति के साथ डाटा के साथ बातचीत करने को तैयार है या सिर्फ Yes, please. माननीय वित्त मंत्री जी, आंकड़ों से खेलना आसान है, पर जनता के दर्द को मजबूत करना है असली इम्तिहान है. आप कहें तो इस तरक्की पर है, पर जरा सड़क पर तो उतर कर देखिए, सब कुछ और ही बयान है. माननीय वित्त मंत्री जी, जैसा कि आप कहती हैं कि आपके कहने का आधार यह है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्च से परेशान है. अगर अर्थव्यवस्था सच में मजबूत है तो इसका सीधा और वास्तविक लाभ आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? माननीय मंत्री जी, यदि महंगाई वास्तव में नियंत्रित है तो फिर आम लोग अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज लेने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या सरकार इस बात पर करती है? No more supplementary question. आपका सवाल लाभ उठाने पर था, तो इसमें हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमें अगर निजी लाभ उठाने हैं तो हमें भी अपने सरकार का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो हमें कुछ स्कीमें वगैरह दे रहे हैं, हमें भी उसका फायदा उठाना चाहिए और सब चीज़ में अप्लाई करना चाहिए. और जैसे कि कोटा पे हमने सब्सिडी दे रखी है, हर चीज़ पे दे रखी है, तो जाकर उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें. Honorable Minister, please take your seat. Now, question number 103, Miss Sanya. आपके भाषणों में शिक्षा चमकती है, पर स्टूडेंट की क्लासेस में अभी भी अंधेरा है. आपके भाषणों में शिक्षा चमकती है, पर स्टूडेंट्स की क्लासेस में अभी भी अंधेरा है. किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप मिनिस्टर साहेब? यहाँ स्कूलों से ज्यादा कोचिंग सेंटर चमकता है. I, Sanya Pathak, I welcome everyone sitting among here, respected Speaker Madam, all the members sitting among here, and our Education Minister. Today I rise not just as Education Minister, Opposition Education Minister, but as a heart of millions of students whose dreams are dependent on the integrity of our education system, but that hope is failing today. As quoted by Mahatma Gandhi, live as fear to die tomorrow, live as fear to die tomorrow, and learn as fear to live forever. These words reminds me that our education system is not measured by the number of schools, number of teachers, or acquiring knowledge or whatever the data that will be presented by our education minister, but by acquiring continuously knowledge throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay had once said in a British Parliament? He said, "It is nearby possible to rule over India. It is nearby possible to rule over India, but if we succeed in breaking down their backbone, that is our education system, we will succeed in breaking the entire nation. That's what they did, and that's what today's schools are doing." The government's claims of our progress, but yet the nation witnessed a very different truth. Between the 2014-2024, the number of private schools have been increased by 15%, but the number of government schools have been declined by 8%. अरे हमारे मंत्री जी, हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी छोटी है कि by telling us the number of students and number of teachers, you support this development. बल्कि और जब ऑपोजिशन क्वेश्चन करता है तो कहते हैं बोलना आसान है, करने में समय लगता है. कहते हैं बोलना आसान है, करने में समय लगता है. अरे मैं पूछूं
करने में समय ही लगाना था, then why you have claimed during the elections कि हम पर भरोसा करिए, हम आपके लिए सही और जल्दी कार्य करेंगे? Students study day and night and finally they got the message. Exam cancelled, postponed or try again. Our minister stated, we are looking into the matter. अरे भाई साहब, इन्होंने इतना ज़्यादा ही मैटर में देख लिया है कि within the last 5 years there have been 65 major paper leaks happen in India. But have you ever thought of the parents of those students who have done the suicide, mothers, anxiety and depression? But the number of students who have been affected by these major 65 paper leaks are, I will tell you, the number of students who have been affected by these paper leaks are 1.7 crore students. Now please you take your seat. Thank you. Question number 104, Ms. Prachi. A warm welcome to everyone, Honorable Speaker Ma'am and the members of Parliament. Here I am trying to highlight the critical state of India education system, a system that despite policy reforms to continuous fail millions of children across the nation. It is our duty to bring this issue to your attention because the future of the country depends on the education of children. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं यहाँ जनता की आवाज बनकर आई हूँ। मैं यहाँ किसी कुर्सी से नहीं बल्कि जनता की अदालत से बोल रही हूँ और इस अदालत का सबसे बड़ा क्रिमिनल पता है कौन? हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी वह शिक्षा मंत्री जो वादों में टॉपर काम में फेल। वो कहते हैं हमारे समय में तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे भाई, पेपर भी अब उनसे कहने लगा आई वोट फ्रीडम और फिर वो व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर रोल हो जाता है। भाई गजब की जमाने आ गए। और फिर इसके बाद बच्चे देर रात पढ़ते तो हैं, फिर सुबह की न्यूज आती है एग्जाम कैंसल, ट्राई अगेन। अरे भाई, एग्जाम में ये मोबाइल ओटीपी बार बार आए, बार बार चला जाए, कुछ हमारी भी तो हिम्मत है। और फिर उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनका तो एक ही फेवरेट डायलॉग है आई लुक इनटू द मैटर, और फिर मैटर भी उनसे पूछता होगा आप बस देख ही रहे या पोज ही मार रहे शिक्षा मंत्री जी। हमारे हमने बहुत सारी स्कीम्स लाए जो हमारी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ, स्कीम तो लाए हैं पर उसमें से बच्चों के लिए न्यूट्रिशन ही गायब कर दिया, जैसे मिड डे मील। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी, कहती है हमारे समय में शिक्षा बढ़ गई, फिर भी NEP 2020 clearly recommended that as the education system must be invest 6%, but we have talked about the own reports of education ministry, they will invest only 3%. Why? They are not understanding that they are lack of the facilities like laboratories, digital classes. It will initiative in the rural areas. I want to ask the question from education minister, why they are not looking in the main problems of the student, why they are facing many problems. Thank you. Honorable Minister of Education, please. जो कल तक किताबों के पन्ने नहीं पलट पाए, आज वो शिक्षा का इतिहास बदलने की बात करते हैं। जिन्होंने वर्षों तक न कोई नीति बनाई न नियम दिखाई, आज वो मुझसे नसीहतों की बात करते हैं। अरे हमने तो कक्षाओं में डिजिटल दीप जलाए हैं, बच्चों को सपनों की नई पलक लगाए हैं, और आपने तो बालों के पतंग उड़ाए हैं जो शायद अभी तक आसमान में पहुंच भी नहीं पाए हैं। Honorable Speaker and respected members of the House, education is the only ministry whose success is not measured in numbers but in transformed lives. As education minister, I stand here with the firm belief that a nation's destiny is written in the classroom. I welcome every question from opposition because question is strength in accountability and accountability is strength in the progress. Before we talk about flaws in education system, let me tell you that a nation that debates about education is already on the path of education. They talk about education, they call them to educate, but I think they are not even properly literate because they haven't done their homework properly, haven't made the research properly, because our government sits in power. We have established 7 new IITs, 8 new IIMs, 400 plus
chairs. Opposition talk about paper leak. हमारा परीक्षा और पेपर लीक की बात करता है। अरे जिन्होंने खुद वर्षों तक कक्षाओं की दीवारें तक न देखी, जिन्होंने अपने सिलेबस का आखिरी पन्ना न पढ़ा, आज हमसे ट्रांसपेरेंसी का आज हमें लेक्चर दे रहा है। And let me tell you, my daughter, objection my daughter. Let me complete. आप अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस ऑपोजिशन में बैठे हैं। हम दीदी बना रहे हैं, हम नियम बना रहे हैं, आज हम ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं। और let me complete, the process of examination is not guided by humans, this is guided by system. ये हमसे पूछते हैं कि हमने किया क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के शासन में आने से पहले सन 1997 IIT JEE पेपर लीक, सन 2004 CBSE AIMT पेपर लीक, सन 2007 AIEEE पेपर लीक, सन 2008 PMC पेपर लीक, सन 2011 हरियाणा स्टेट बोर्ड पेपर लीक। और ये हमसे पूछते हैं कि हमने किया क्या है। अरे पेपर लीक होना था तो हमारी पार्टी के पहले के पेपर लीक हुए और हमारा एक्शन क्या था। Let me tell you, the paper leak are not a weapon for us, they are criminal act and we treat them exactly as that. And what we did for that? Independent investigation, this shall safeguard. And what about the last 5 years that no supplementary motion please? And no strict accountability. They talk about student pressure and mental stress. Student stress is not a political headline for us, it's a responsibility. And what we did for that? What expanded counseling framework in school, reduced academic load, student-friendly exam schedules, correct syllabi, psychologists, educators, policy experts, and good mentors. If a child is the future of the nation, then the teacher is the architect of the future. Our government has specifically focused on professional development and training for the teachers. We have introduced CPD, that is Continuous Professional Development, NISHA program, that is the National Initiative for School Heads, and Pandit Madan Mohan Malviya, National Mission on Teachers and Teaching, NPST, National Professional Standard for Teachers, and NISHA program has been developed as a national digital infrastructure. ये पूछते हैं कि परीक्षा, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, कब से आप ही बोल रहे हैं, इस ऑपोजिशन में बैठे हैं, नहीं कभी। ये पूछते हैं परीक्षा है कि अरे भाई साहब, अगर आपकी परिस्थिति आपको बाद में समय दिया जाएगा, हमें पूरा करने दीजिए प्लीज। ये कहते हैं कि एग्जाम है या ओटीपी। अरे मैं पूछ रही हूँ ऑपोजिशन है कि नोटिफिकेशन हर बार पॉपअप तो होते हैं पर होते किसी। And before we denounce our policy, let me tell you, before our government, before we have started ruling, there were many governments who have launched many policies and programs that have really successfully failed. And I'm going to tell you, NPE launched in the year 1986, that is National Policy on Education, POA, Program of Action 1992, DPEP, District Primary Education Program 1994, NPNSPE, SCTE, SSA, NSF, and RMSA, and many more. ये सारी पॉलिसीज हमारी सरकार के आने से पहले और अन्य सरकारों ने लॉन्च करी और ये सारी पॉलिसीज फेल हुई। और हमने क्या किया मैं बताती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की प्राथमिकता स्पष्ट है, समावेशी, गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए we have successfully launched SSA, that is समग्र शिक्षा अभियान, an integrated scheme for school education in school sector, Viksit Bharat Mission, that ensures every child by age of grade 3 attains a foundational literacy, Beti Bachao Beti Padhao, an initiative for girls education ensuring survival address child sex ratio, online education and higher education reform, platform digitalization, credentials, skill development, vocational education, and the most important NEP launched in the year 2020 focuses on foundational literacy and numeracy, emphasis on holistic and multidisciplinary higher education. And at the end, I'm also going to launch a bill that is PEI, a private education bill that ensures free regulation and transparency, standardization of admission process, minimum teacher qualification and training, and student safety and welfare norms in performance and accountability audit. Thank you. Now you can ask your question please. So as you are saying that you are taking the names of major paper leaks that happened in India, but what about the last 5 years that 65 major paper leaks have been happened in India and 1.7 crore students are being affected by that paper exam leaks. So what policies have you taken for that 1.7 crore students in the last 5 years? And along with that, if your policies are as better as you're saying that your policies like these are providing the best educationally digital classroom, so why they haven't succeeded in growing the literacy rate of India? Are you aware of the literacy rate of India? The current literacy rate of India is 80.7%. इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है,
कि before this government the literacy rate of India is 74.4%, which means that this government, after saying all these policies, only able to succeed 6% of India's literacy rate. और अगर इतनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज है, then why our education minister means you and all the ruling members sitting among here send your children to the universities like Oxford and Cambridge for their higher education if India is providing such a qualitative education? Why? Going abroad is a choice, not a failure of the system. And let me tell you, going abroad is a choice, not a failure of the system. Please. आपकी सियासतदानी ने सिस्टम को इतना गंदे बना दिया है कि हमारे पार्टी में आने से पहले Minister of Education, take your seat, please. Thank you. Question number 105, Mr. Shivansh. Honorable Speaker Madam, I want to ask question to the Home Minister of the country that on 10th November 2025, a car exploded near the Red Fort in New Delhi, killing at least 8 people and we don't know how many are there and they got injured. In addition, earlier mock security drills at the Red Fort exposed major lapses in such exercise. A dummy bomb when undetected by on-duty personnel, 7 police officers. So my main question is, could the Ministry of Home explain how such a major security breach could occur so close to a of national sovereignty? Was there a failure in intelligence sharing between defense and local police? How is the Home Ministry working with the Home Affairs and Delhi Police to prevent such regarding the Amazon trail? Honorable Minister of Home Minister, please. इतिहास गवाही देता है, जब इतिहास गवाही देता है कोई गलत नहीं होता है, सीता हरण का अंजाम सदा रावण बलि होता है। विभीषण बताते हैं मन का मंदिर कैसे खोला जाता है, विभीषण बताते हैं मन का मंदिर कैसे खोला जाता है। पर गद्दारों को हरिम में गद्दार ही बोला जाता है, पर गद्दारों को हरिम में गद्दार ही बोला जाता है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बताना चाहूंगी कि दिल्ली में हुआ बम विस्फोट अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह लगता होगा कि यह घटना इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ है, पर मैं उन्हें यह साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के पहले ऐसे कई ऑपरेशन किए थे जिनकी वजह से सिर्फ 15 दिनों में 8 से 10 वाइट कॉलर आतंकवादियों को यूपी, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और गुजरात से पकड़ा गया था, जिनके साथ रॉक पिस्टल, बैरेटो पिस्टल, AK-47, 30 लाइव कार्ट्रिजेज, 3000 किलोग्राम गैस, अमोनियम नाइट्रेट और नाइसिन, जो कि एक हाईली इंटॉक्सिकेंट केमिकल है जिसका अभी तक कोई एंटीडोट ही नहीं बनाया गया है, उसके रॉ मटेरियल्स को भारी मात्रा में जब्त किया था। राइसिन पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो साइनाइड गैस से 6000 गुना ज्यादा जहरीला और घातक है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के मुकाबले यह कई गुना ज्यादा कैजुअलिटी दे सकता था, लेकिन ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सतर्कता रही कि आतंकवादियों के ऐसे कारनामे ना कामयाब हो सके। रही बात दिल्ली में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, वो एक लूज असेंबल्ड प्रीमेच्योर बॉम्ब था जिसका एक लिमिटेड इफेक्ट रहा। इसके परिणामस्वरूप NIA और IB ने यह कंक्लूजन दिया है कि यह एक अनप्लान्ड घटना थी जिसे हड़बड़ी में उमर नबी ने अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के डर से अंजाम दिया था, जिस कारण दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने में कि ये कम समय था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली जैसी घटना को नेग्लेक्ट कर दें। और वैसे भी हमारे स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि
अध्यक्ष महोदय, मैं आज 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक विश्व सदस्य तैनात क्यों नहीं था? ये सच है कि रातें हमारे विध्वंसक नहीं और अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं, पर कह दो दुनिया से अहिंसा के कायर नहीं। एक और छोटा सा सवाल कि पहलगाम में 5 आतंकी कैसे आए? पहलगाम में जहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, खुशियां मनाते हैं, इतने बड़े स्थान पर सुरक्षा क्यों नहीं तैनात की गई थी? वहाँ 26 लोगों का घर पूछ कर उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया गया और 26 लोगों के घर बर्बाद हो गए और वहाँ पर सुरक्षा का आदमी क्यों नहीं मौजूद था? एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। एक छवि एक बात से लगती नहीं कि दूसरी छप कर आ जाती है, मेरे दोस्त मौत भी आजकल धर्म पूछ कर आती है। जाति न पूछी, भाषा न पूछी, धर्म पूछ कर वार किया, मार दिया निर्दोषों को जिसने कलमा ना स्वीकार किया। यह सिर्फ चूक नहीं है महोदय, या कर्तव्य से विमुख होना है। उसके बाद आपने मीटिंग बुलाई तो अब बचताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर चुप्पी साध ली तो कल इतिहास क्या कहेगा? जो बेकसूर गए उनका विश्वास क्या कहेगा? टूटे हैं जो वादे उनका हिसाब दो तुम, अंधेरी रात में रोशनी का आफ्ताब दो तुम। या इंकलाब की ज्वाला इसे बुझने न देते, सत्ता को अपनी ताकत महसूस कराओ तुम। जंग अब सिर्फ शहादत पर नहीं महोदय, जंग भर में परवाही पर है। या जमीन से सवाल पूछने की यह सबसे बड़ी तैयारी है। एक तरफ वीआईपी सुरक्षा जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सैकड़ों जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ आम नागरिक जो देश की शक्ति है, उन्हें बिना किसी सुरक्षा कवच के संवेदनशील पर्यटक क्षेत्रों में जाने दिया जाता है। सरकार का दावा है कि कश्मीर में सब सामान्य है, लेकिन शायद सरकार भूल रही है कि सामान्य और सुरक्षित में उतना ही फर्क है जितना उनकी घोषणाओं और जमीनी हकीकत है। Honorable Minister of Defense, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, I want to say through your speaker madam, some people live in a dream world and others live in a reality. But we have to be the ones who go world dream into reality. न पूछो कि ख्वाब क्यों बड़े हैं, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारे की हौसला उमर भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय जी का प्रश्न है कि पहलगाम में हमले वाली जगह पर कोई भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं तैनात थे? वैश्विक पर्यटक स्थल है, किंतु उसके पश्चात भी वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थी। तो नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि जून में शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले वैष्णव इलाके को आमतौर पर सुरक्षित कर दिया जाता है। उसी समय मार्ग आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाता है और अमरनाथ मंदिर जाने के रास्ते में वैष्णव में विश्राम करने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। किंतु इस बार स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने कथित तौर पर तीर्थ यात्रा के सीजन के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात होने से काफी पहले 20 अप्रैल से ही पर्यटकों को ले जाना शुरू कर दिया था और इस बारे में स्थानीय प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिस वजह से वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए गए थे। हालांकि पहलगाम में एक बहुत ही दुखद घटना थी और इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी स्पीकर मैडम कि जंगों में कभी नहीं हारे हम,
शायद आपको हैरानी होगी कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने विदेशी और तथा स्वदेशी हथियारों के बेहतरीन संयोजन का इस्तेमाल किया, जिसमें स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया, जिसने पाकिस्तान के अंदर सैन्य ठिकानों, एयरबेस और संचार केंद्रों को सटीक रूप से निशाना बनाया और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑब्जेक्शन। पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इससे मंत्री जी का क्या कहना है? वहाँ की सेना की जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट पे कहूँ, जिससे कोई गलती ना हो वो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई करता रहे वो है पाकिस्तान। आपने सुना होगा साइलेंट वर्ड तीस मार खान, तो तीस मार खान की कहानी भी सुनी होगी। माना जाता है एक जनाब थे, वो कहते साथ 30 मार खान है, 30 मार खान। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था एक ही बार में। कहा मगर 30 कौन थे? तो उन्होंने कहा कि इस साल 30 मक्खियाँ मार दी थी, इस वजह से उनको 30 मार खान कहते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को इस मुकाबले में जीने की आदत हो गई है। आप लोगों ने गाना जरूर सुना होगा, आओ बच्चे तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जानवी। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बना दी गई बेदारी, जिसके हूबहू इन्हीं का इस्तेमाल किया गया। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर कुर्बानी दी हमने लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, यहाँ तो क्लास में कॉपी मिलती कीमत में अब नान की। फिर आगे कहते हैं आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो पाकिस्तान खुद दूसरे के टुकड़ों पर पलता है, वो हमारे सांसें छीनने की बात करता है और हमारे विपक्षी नेता महोदय जी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करना तो छोड़िए, हमसे आगे प्रश्न भी करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस पर आपका जवाब क्या होगा। तो मैं अपने प्रतिपक्ष नेता महोदय जी को एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी कि यदि आप पाकिस्तान के इन बेबुनियादी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर भारत की जनता पर ध्यान दे रही होंगे, तो शायद आज आप मेरी तरह बोल रहे होंगे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय जी का दूसरा प्रश्न यह था कि पहलगाम अटैक के बाद हमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि आखिर पहलगाम अटैक के बाद हमने किया क्या है। दुनिया को नए भारत का ये गान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का ये गान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने, और धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिट्टी सिंदूर को इमारत बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी रहती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी रहती है। यहाँ तो प्योर प्रेमिका जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को यह बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को यह बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्पीकर मैडम, बढ़े चलो, यही विदाई वक्त है। ये कायनात, ये जमीन, ये कहता का रास्ता, इसी पे काम जल रखो, अमन की राह पर चलो, अमन की राह पर चलो। थैंक यू सो मच। Question number 107, we started here. Honorable Speaker, through you, I want to ask a question to the Health Minister that कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद लोगों में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी खबरें सामने आ रही हैं। यह बीमारी ज़्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में देखी जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जहां 5000 मामले थे, अब वह संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है। यह रोग सिर्फ विशेष रूप से 30 से 35 साल की युवाओं में देखा जा रहा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जिसकी मासिक आय केवल 5 से 6 हज़ार रुपये है, वो 5 से 6 लाख रुपए हार्ट सर्जरी के लिए या डायलिसिस के लिए हर हफ्ते कहाँ से खर्च करेगा। यह मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहा है।
तो मेरा ये सवाल है कि उस वैक्सीन में ऐसा था क्या जिससे लोगों में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी खबरें सामने आ रही हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस जैसे गंभीर बीमारियों की सुविधाएं क्यों नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है? Question number 108, Miss Aditi. ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ किसी मिनिस्टर की पदवी से नहीं, उन लोगों की तरफ से बोलना चाहती हूँ जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिना बेड के इधर से उधर दौड़ते जा रहे हैं। मिड डे मील शुरू की गई थी, ये क्या हमारे नेशंस द्वारा प्रोवाइड की गई एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो मिलियंस ऑफ अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को फूड प्रोवाइड करिए। फूड ही नहीं, एक बेटर हेल्थ और एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन हो क्या रहा है, जो रिसेंट डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं राजस्थान में 50 चिल्ड्रन फेलिंग आफ्टर कंज्यूमिंग देयर मिड डे मील, सिम्टम्स वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक पेन। तेलंगाना में क्या हुआ, करीमनगर 17 स्टूडेंट्स फेलिंग, उसके बारे में हमारी स्वास्थ्य मंत्री क्या कहना चाहेगी? Honorable Minister of Health, please. विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है और यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य राजनीति पर नहीं, सकारात्मक सहयोग पर चलता है। Honorable Speaker Madam, through you, I would like to respond to the concerns raised by the respected opposition member regarding mid-day meal incident in Rajasthan. The recent incident in Rajasthan, जहां पर 50 से अधिक बच्चे बीमार हो जाते हैं after consuming their mid-day meal, is indeed a matter of grave concern. यह गंभीर विषय है and the government is taking it very seriously. स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता गुणवत्ता और समावेशिता के साथ बनता है। The food safety is our utmost priority. The mid-day meal scheme provides over 12 crore meals daily across the nation. To ensure safety, we follow strict FSSAI guidelines. Regular inspections are also conducted. However, even a single incident like the one in Rajasthan is unacceptable and highlights the need for continuous vigilance. We are strengthening the monitoring mechanism, ensuring that every school has a functional kitchen garden and that quality checks are done by daily committee of teachers and parents. जिम्मेदारी तय की जाएगी. The local officials responsible for the procurement and serving of the meal in the affected school are being investigated. We will not tolerate any negligence. बच्चों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है and we are committed to providing not just food but safe and nutritious meal for a better future. The monitoring system for mid-day meal in Rajasthan has undergone significant improvement. सरकार ने SMS आधारित प्रणाली शुरू की है जहां पर स्कूल छात्रों को भोजन देने के तुरंत बाद एक टोल फ्री नंबर 15544 पर डेटा भेजते हैं। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और डेटा हेरफेर को कम करना है। These efforts aim to ensure that students receive safe and nutritious meals. Thank you. Question number 109, Mr. Manas. माननीय अध्यक्ष और सभी सदस्यों, मैं आज इस सदन में बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाने आया हूँ, खेल विभाग में भ्रष्टाचार। तो मेरा प्रश्न खेल मंत्री जी से ये कि खेल में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा हुआ कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट में जाना है या अन्यथा किसी खेल में जाना है, तो माता पिता
3,330 करोड़ और 30 लाख रुपए मिले थे 2024-25 में, उसका क्या किया आपने? और करप्शन किस प्रकार से बढ़ चुका है? विजय पालगुडी, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप तो उन्हें जानते होंगे जो आपको पैसा देता है, तभी तो आप उसे खिलाएंगे। इन्होंने सिर्फ 3.5 महीने में 3 राज्य घूम के अपनी पहचान बनाई और 1.5 लाख रुपए देके 3 ऐसे बच्चों को उठाया जिन्हें क्रिकेट का सी भी नहीं पता था और वो नेशनल खेले। और विश्वबंदी गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर, उनसे बस इतना पूछा गया कि बीसीसीआई क्या चाहेगी कि करप्शन कम हो। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग खुद इन्वॉल्व हैं। एक ही हफ्ते बाद उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 110, मिस्टर अनूप। माननीय स्पीकर महोदय एवं सदन के सभी सदस्यगण, मैं विपक्ष की ओर से अनूप तिवारी आज माननीय स्पीकर महोदय मैडम के द्वारा इस सदन में माननीय खेल मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछने आया। माननीय खेल मंत्री जी, आज क्रिकेट में राजनीति में इतनी गहराई हो चुकी है, एक गरीब घर के बच्चे के अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, बट ना वो उच्च स्तर पर जा पाता है, ना उच्च स्तर पर खेल पाता है। एक अमीर घर का बेटा बिना संघर्ष किए खेल जाता है। आप मुझे ये बताइए, क्या क्रिकेट अब पैसे से चलता है, टैलेंट से नहीं? और तो और क्रिकेट को छोड़कर एथलेटिक्स प्लेयर, ओलंपियंस प्लेयर, पैरा ओलंपियंस प्लेयर, क्या वो अपने देश के नहीं है? क्या वो दूसरे देश के हैं जो उनके लिए पैसा कम पड़ जाता है? अगर पैसा आता है तो वो जाता कहाँ है? राज्य सरकार की जेब में जाता है भ्रष्टाचारी करने के लिए। अगर खेल की कद्र होती ना तो हर एक गरीब का बच्चा चमकता। और तो और अमीर घर का बेटा चाहे कैसे भी कैसे करके खेल ले जाता है, उसके पास अच्छी फैसिलिटीज होती है, अच्छे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, अच्छे ग्राउंड होते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। पर आपने कभी उस गरीब घर के बच्चे के बारे में सोचा है जो अपने सपने को छोड़ देता है केवल और केवल आर्थिक स्थिति के कारण? हाँ, आपने पूछा भी नहीं होगा और आपने बहुत सारे योजनाएं बनाए होंगे, पर वो योजनाएं केवल कागजों में चमकते हैं, असलियत में नहीं चमकते हैं। खिलाड़ियों के पास ना ग्राउंड में अच्छी सुविधाएं हैं, ना अच्छे फैसिलिटीज है। और आप अर्जेंटीना के एक महान प्लेयर लियोनेल मेसी को लाने के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और आज इंडिया एक बार भी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ, इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकता है जब आप इंडिया एक अच्छी इंडियन टीम बनाना चाहेंगे, तब इंडिया को आज भी एक अच्छे हेड कोच की जरूरत है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, राजनीति ने खेल के मैदान को भी बाजार बना दिया, हर गरीब बच्चे को बस इंतजार बना दिया। राजनीति ने खेल के मैदान को भी बस बाजार बना दिया, हर गरीब बच्चे को बस इंतजार बना दिया। जिसमें दम था उसे मंजिल से दूर रखा, जिसकी पहचान थी उसे ही बार बार खिलाड़ी बना दिया गया। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स प्लीज। एवं सभी सम्मानित सदस्यगण, मेरा नमस्कार। अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ विपक्षी दल के प्रतिनिधि माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण को मेरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी खेल मंत्रालय से आज विपक्षी दल के द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। विपक्षी दल का पहला प्रश्न है कि आज स्पोर्ट में ना करप्शन क्यों है, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि आज स्पोर्ट मिनिस्टर करप्शन से और कम के लिए हम प्रैक्टिस कर रही है। और जहाँ तक उन्होंने स्कीम वगैरह की बात की, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमने खेलो इंडिया, फिट इंडिया प्रोग्राम, वुमेन इंडिपेंडेंस, उद्योग में महिला शक्ति केंद्र जैसे प्रोग्राम बनाए। और जहाँ तक उन्होंने बजट से और Now you can take your seat. Yes. मेरा सवाल आपसे ये था कि बिल का जो आपको 3,330 करोड़ 30 लाख कब से बिल बताइए कहाँ है? और तो और मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो आपने खेलो इंडिया बनाया उसमें से कोई नेशनल लेवल पर गया है, कोई ओलंपिक से गया है? बताइए, इसका जवाब दीजिए।
सब कहते हैं कि ना फैसिलिटीज है ग्राउंड पे, ना अच्छे स्टाफ मेंबर्स है। इसका भी जवाब दीजिए। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज, यू कैन टेक योर सीट। क्वेश्चन नंबर 110, मिस नव्या। पानी गुजरती तो हम चुप रह नहीं सकते, फकत दिल्ली हंसेगी तो हम चुप रह नहीं सकते, मिटाकर गाँव की हस्ती अगर शासन प्रशासन की कृपा महलों में बरसेगी तो हम चुप रह नहीं सकते। Honorable Speaker Madam, I want to ask a question to the Agriculture Minister of ruling party. But before this, I want to present some data on the farmer society. The National Crime Record Bureau (NCRB) report for 2023 is a given testament to the failure of agriculture policies, recording over 10,700 societies in the farming sector, including cultivators and agricultural laborers. States like Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh are the consistently epicenter of this crisis. There was some scheme introduced by government like PM Kisan, which provide direct income, PMKSY, which ensure the productive irrigation towards agriculture, and the last one is PM Kisan Bandhan Yojana, which provides social security and pension to all the small and marginal farmers in their own land. Now, I want to know that if these such schemes are formulated and currently working, then why there are some cases of suicide among the farmers? मैं कृषि विभाग मंत्री से सवाल पूछना चाहती हूँ, यदि हमारे देश में इतनी योजनाएं बनाई हैं, आपके हिसाब से वो शासन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों को आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसके कुछ ही वजह हो सकते हैं, या तो उन तक पहुंच नहीं रही है, या तो उन तक पहुंचाई नहीं जा रही, या तो उन तक पहुंचे उससे पहले उसको करेक्ट कर लिया जा रहा है। और हाँ, एक बात और भी कहना चाहूंगी, अगर आप किसानों को 100 रुपए महीने देते हैं, उन तक पहुंचता तो खाली 20 रुपए है, आखिर बाकी के 80 रुपए जाते कहाँ हैं? तो आप हमें इसका जवाब देगा, क्या कहना चाहिए? Honorable Minister of Agriculture, please. बीज बोता है वो उम्मीदों का, बीज बोता है वो उम्मीदों का, आसमान की तरफ देखता एक प्यासा, बारिश की बूंदों से उसका रिश्ता गहरा, कि बारिश के बूंदों से उसका रिश्ता गहरा, खेतों में ही बसती उसकी हर नई आशा, हर नई आशा। आप सभी अन्नदाताओं को मेरा प्रणाम। Honorable Speaker Ma'am, thank you for raising this critical issue concerning our marginal farmers who are the backbone of our nation's economy. आज भारत में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए कई कारण शामिल हैं, जैसे भारी कर्ज का बोझ, फसल का नुकसान, अनिश्चित मौसम, बदलते बाजार के भाव, खेती की ऊंची लागत और कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री की कमी। एक कृषि मंत्री होने के नाते मुझे ऐसे उपाय लागू करने होंगे जो जल का प्रबंधन में सुधार कर सके, खेती का बढ़ावा दे, बाजार तक किसानों की पहुंच को बेहतर बनाए और उन्हें उनकी हर अच्छा सहयोग प्रदान करे। अतः जब धूप जलाए जिस्म को तब भी ना हाथ होगा, जब धूप जलाए जिस्म को तब भी ना हाथ होगा, जब बाढ़ ने घेरा फसल को तो आंखों से सबको झुका। शहर की हर भूख का इलाज है उसके हर जिन में, शहर की हर भूख का इलाज है उसके हर जिन में, वो देश का पेट भरने वाला आज खुद कर्ज में डूबा। धन्यवाद। Question. Honorable Speaker Madam, I want to ask a question to Infrastructure and Transport Minister. With due changes and modernization, use of vehicles has been increased a lot in recent areas. But with this a lot of road accidents had been witnessed. Still there are traffic lights and CCTV surveillance in metro cities. What is your stand on this point? If you have the answer of this question, then tell me, because I want to know. Yes, I really want to know reason behind this. माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ सड़कों पे क्या है ना, सिक्योरिटी सेफ्टी की लापरवाही होने के कारण जो घटनाएं होती हैं आए दिन हमारी सड़कों पे, उनकी वजह नहीं पता चल पाती है कि कैसे क्या और कब हुआ। देखा जाता है कि हाईवे लाइक 8 लेन और 6 लेन पर ही क्यों कैमरा लगाया गया है,
हमारी गांव बाजार की सड़कों में कैमरा जैसे कोई चीज क्यों नहीं लगे? क्या वो सड़क नहीं होती, खेत की रेल होती है? या फिर नाली के ऊपर एक पैर रख के चलने वाला रास्ता होता है? क्या हमारे गांव बाजार की सड़कों में कैमरा नहीं लगाना चाहिए? वहाँ पे घटनाएं नहीं होती हैं? ज्यादातर एक्सीडेंट करने वाले गांव काम से ही भागते हैं। गांव की सड़क सही नहीं होने के कारण अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो उन जख्मी लोगों को कोई उठाने बैठाने वाला नहीं होता है, और एम्बुलेंस पुलिस पहुंचती भी है तो ले जाने की कृपा करती है। ले जाने के बाद अस्पताल में बेड न मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। तो क्या आपको इस पे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? बताइए मिनिस्टर जी, हमें उत्तर चाहिए कि आप इस पे क्या कदम उठाने का कष्ट कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगी, कुछ प्रश्न और भी पूछना चाहूंगी। तो मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है मिनिस्टर जी, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज एंड हेल्थ केयर एक्सेस in government infrastructure prioritized under PM Gati Shakti aim to boost the economy by improving logistics and connectivity. A report highlights that over 21,000 people die annually due to delay in reaching the hospital, often linked to poor emergency medical systems and traffic. So my question is that how is the government prioritizing essential infrastructure projects such as strengthening the deorganized and under-equipped emergency medical services network and ensuring rapid reliable access to trauma care? Can the minister confirm that the human cost associated with inadequate emergency infrastructure is being given as much importance as the economic gains derived from new corridors and highways? Tell me what reason behind this. और एक बात और मिनिस्टर साहब, कि जो आप शहरों में इतने बड़े बड़े महल जैसे दिखने वाले अस्पताल बनवा रहे हैं, लाइक सहारा, एम्स, मेदांता एंड मैनी ऑफ देम, क्या हमारे गांव बाजार में लोग बीमार नहीं पड़ते? सारे रोगी क्या शहर में ही पड़े हैं? तो क्या आपको हमारे गांव में या छोटे छोटे एरियाज में हॉस्पिटल का टेंडर नहीं पास करवाना चाहिए? बताइए मिनिस्टर जी। और ये Honorable Minister of Infrastructure and Transport, please. Honorable Speaker, Madam, and the respected members of the House, I stand before you as the Road and Infrastructure Minister of the country. And let me say clearly, our government is here to do work, not just give speeches like the opposition. सड़क का मुद्दा सिर्फ रास्ते का नहीं, देश की रफ्तार का मुद्दा है, और इस रफ्तार को हम रोकने वाले नहीं, बढ़ाने वाले हैं। The opposition asks, why do so many people die on the way to the hospital? Yes, road accidents are grave national issue, but you cannot just responsible the roads for it. Government data clearly shows that 71% of road deaths happen due to speeding, not road quality. Wrong side driving, no seat belt, use of mobile phone while driving are the major contributors. So let me ask the opposition, क्या आप यह चाहते हैं हर स्पीडिंग ड्राइवर के स्टेयरिंग के पीछे सरकार बैठे? और देखिए हमसे प्रश्न भी वो लोग कर रहे हैं जिनके नेता खुद ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। Better roads and better behavior. India's economic activity, highway traffic and heavy vehicle movement have doubled and tripled in the last decade. Maintenance is not a failure. It is a proof that government is actively responding. बीमारी शहरी हो या गांव की, सरकार दोनों के साथ खड़ी है। India's health system is designed for localities. We follow a 3-tier health system: sub-centers, primary health centers, and community health centers. One for 5,000, one for 30,000, and one for 1,30,000. It provides the child health centers, first aid, emergency care, disease prevention, vaccination, diagnostics, etc. 1.85 lakh sub-centers, 30,000 PHC, 6,000 CHC across rural India. This is one of the largest networks in the world. So the question is not that why there are not facilities. The question is that why the opposition cannot see the facilities that are provided there. Honorable Speaker, Madam, I would like to conclude my statement that 79.25% infrastructure and more than 82% of road has increased in our government. Thank you, Satyamev Jayate. Now, statement by Leader of Opposition. So, you may take your seat, please. Leader of Opposition. Honorable Speaker, ma'am, through you I want to
to question our honorable Prime Minister, sir. When it was our government, when it was the government of opposition, then the ruling party, the current Chief Minister of the ruling party, asked to pass OPS. But after the coming of your government, Prime Minister, sir, what happened? You passed NPS, UPS. उन लोगों को क्या जो 30 से 35 साल तक अपना खून पसीना बहाकर काम करते हैं, उनको कितना पेंशन मिलता है? 200, 300, 500, 800, इतना तो हमारे यहाँ ओल्ड एज पेंशन है प्रधानमंत्री जी। वो लोग तो 30 से 35 साल काम करते हैं, उन्हें इतना कम पेंशन। और अगर एक आदमी एक दिन के लिए भी एमएलए या एमपी बन जाता है तो उसे कितना पेंशन मिलता है? लाखों का पेंशन मिलता है, लाखों का। लेकिन एक आदमी जो 30 से 35 साल काम करता है, उसे इतना कम पेंशन क्यों मिलता है? ओपीएस तो उनके बुढ़ापे की लाठी है प्रधानमंत्री जी। आप कहते हैं आपने हेल्थ सेक्टर में कितनी ग्रोथ की, बहुत ग्रोथ की आप कहते हैं। मैं पूछती हूँ आपने क्या किया? आप कहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड लाया। आयुष्मान कार्ड है क्या? अगर मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं बीमार पड़ती हूँ, क्या मेरा इलाज हो पाएगा? क्या मैं 60-70 साल होने का इंतजार करूंगी? तब तक तो आदमी का सत्यानाश हो जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा 1 रुपए में पर्ची कट जाएगी। अरे पर्ची का करेंगे भी क्या? डॉक्टर्स तो है ही नहीं हॉस्पिटल्स में। अरे होंगे भी कैसे? नीड तो आउट है। आप कहते हैं हॉस्पिटल्स में जाइए आपको फ्री सुविधा मिलेगी, लेकिन बताइए दवाएं सबको एक ही मिलती हैं। कोई बीमारी हो आप जाइए आपको एक ही दवा मिलेगी, पैरासीटामोल डोलो, पैरासीटामोल डोलो। अरे वही रामबाण है क्या? वही दवाई क्या? आप कहते हैं हमने अग्निवीर लाई। अग्निवीर है क्या? एक आदमी सिर्फ 4 साल तक काम करेगा, 4 साल बाद करेगा क्या? वो आदमी जो पूरी देश की सुरक्षा करता है सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल बाद वही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, वही गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, वही आगे चल के नक्सली बनेंगे प्रधानमंत्री जी। और आप कहते हैं हमने इतने नक्सलियों को मारा, अरे मैंने भी तो आप ही करते हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया, जितने नेशनल बैंक थे, जितने बिजली के विभाग थे, उन्होंने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया। क्या जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो क्या वो पब्लिक की मदद करेंगे? वो तो अपना खुद का फायदा देखेंगे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीब हमारे दिल के पास है। देखिए उन्होंने गरीबों की हालत सुधारने के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने गरीबों की हालत सुधारने के लिए नया वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उन्होंने गरीबी रेखा इतनी नीचे खींच दी है कि सिर्फ जमीन के नीचे रहने वाले लोग ही गरीब हैं। हमारे यहाँ पूरे भारतीय मध्यम वर्ग के लोग हैं। कीमत तो खूब बढ़ गई धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। हमारे यहाँ ऐसी हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी वादे के बहुत पक्के हैं, सिर्फ कहने में। उन्होंने कहा था कि शिक्षक दिवस के अवसर पर दिवाली को वो जो शिक्षक है उनको कैशलेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दिवाली चली गई, उनके दिवाली का दिवाला भी निकल गया, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो पाया प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को बांट रहे हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में। वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जब तक हमारी सत्ता रहेगी तब तक हम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। क्या ये है? ये भारत है? भारत की संस्कृति है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे देश को बांटा जा रहा है। हमारी सरकार आने के बाद हम सबका साथ, सबका विकास लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री जी मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। Now the question hour is over. Matter of urgent public importance are now taken up. सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है टाइम की कमी। स्कूल्स की लॉन्ग टाइम, ट्यूशन का प्रेशर, होमवर्क, प्रोजेक्ट, इन सब के बीच स्टूडेंट के पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। मैम इस एकेडमिक बर्डन की वजह से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, स्लीप और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट हो रही है। बहुत सारे बच्चे हर दिन ये डिसाइड करते हैं कि वो सोए या होमवर्क करें। इज दिस द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम वी वांट? The country that is aiming for Viksit Bharat, is this possible without youth, mental and creative well-being? We always talk about holistic development, but जब स्टूडेंट्स के पास रेस्ट, स्पोर्ट, क्रिएटिविटी के लिए टाइम ही नहीं होगा तो holistic growth पॉसिबल कैसे होगा? I want to say 2 lines from it. संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। Therefore, I urge the government to take steps to reduce unnecessary academic load, regulation of tuition hours
and promote more balanced timetable so students can enjoy the education. Thank you. मिस पल्लवी कहेंगे बात उनकी भी ये वादा करके आए हैं, सुनी जाए हमारी भी इरादा करके आए हैं। हमारा काम है कहना, आपका काम है सुनना। तो संसद पे अपना विश्वास ज्यादा करके आए हैं, तो संसद पे अपना विश्वास ज्यादा करके आए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पल्लवी यादव आज जनता की आवाज बनकर आई हूँ, देश की नारियों की बात बनकर आई हूँ। Firstly, I would like to tell you some cases. I heard 3 cases of rape in Lucknow in 2 months, but didn't get any news on TV. As everybody know, Momita was raped in Kolkata hospital, but there is no information about her case. Even it is not sure who was the criminal. अब जरा हमारे देश के न्यायालय से संबंधित कुछ शब्द हैं। ये ना मेरा आरोप है न्यायपालिका पर, न सरकार पर। ये महज एक बात है, एक सच्चाई है कि अन्याय होने के बाद क्या होता है। जब कोर्ट तक पहुंच भी जाओ तो सुनवाई कल होगी, अभी जाइए का मतलब है कि अब कभी लौट कर मत आइए, और जब कभी बुलावा आ भी जाए तो केस फाइल हो गई है, नहीं बनवाइए। अब आप चक्कर लगाएं तो ये होगा कि फाइल सही नहीं है, मतलब अब आप अपना केस भूल ही जाइए। दिस इज आवर लिबरल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Secondly, has seen through the walls, books and youth notebooks where the slogan "बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ" is written. पर क्या ये देना ही काफी नहीं है? नो, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब जरा मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा कि अपना वेश बदल बैठा है दरिंदा सड़क किनारों पर, अपना वेश बदल बैठा है दरिंदा सड़क किनारों पर, कल पाक की कथा छपेगी भारत के अखबारों पर। ऐसी बातों पर प्रश्न उठाना बड़ा ही जायज है, ऐसी बातों पर प्रश्न उठाना बड़ा ही जायज है। पर प्रश्न उठेगा तो केवल उस बेटी के संस्कारों पर प्रश्न उठेगा तो केवल उस बेटी के संस्कारों पर। Now I would like to end my life with my aim. My motto is not just to show the crimes around us, but I would like to suggest that the judiciary must take strict actions on the safety of women and girls. It has to be responsible for the law of country, for better future of India. अंततः मैं भी कहना चाहूँगी कि नारी को न देवी मानने की जरूरत है, न पूजने की। यदि जरूरत है तो उनका सम्मान करने की और उनके अधिकारों को देने की। और यह केवल न्यायपालिका कर सकती है, उनको अत्याचारों से बचाकर। धन्यवाद। Starting the main purpose and outlining the agenda for the day. Ms. Akshiti. Honorable Speaker, I rise to address this House of the vital principle of secularism, one of the core pillars of our constitutional democracy. Secularism, which runs through almost every part of Constitution of India. Honorable Ma'am, secularism is not negation of religion. Secularism is ultimately the trump of education over illiteracy. It is a trump of knowledge over ignorance. It is a trump of science over religion and man. It is difficult to write it in the text of Constitution. That is why during the dreaded emergency, also somebody thought that this word must be put in the preamble of Constitution. Secularism means only one thing. It means the efficiency and superiority of education over illiteracy. It means the superiority of religion over right faith, and it means the superiority of science over religion. Secularism का सीधा अर्थ है कि इससे किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता, साथ ही सभी धर्मों को समान दर्जों से देखता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंडिया को एक सेकुलर रिपब्लिक कहा गया है, और सभी मेंबर्स मेंटेन द साइलेंस प्लीज। और आर्टिकल 14, 15 और 25 से 28 तक में सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करते हैं हमारे जैसे डाइवर्स देश में। थैंक यू। Bill will be discussed in the next session. The Honorable Prime Minister will make his statement. Greetings to the Honorable Speaker, members presenting in this August House. The Honorable Member of the Opposition have raised several pertinent questions regarding various factors. Their first question was regarding OPS over NPS, but our government gives the priority to NPS over OPS because it is approximately 4.5% more liability than the NPS. It is a particular scheme that continues even the employee senses his job. OPS was limited to the government employee only, but NPS covers every citizen of India. Through you, Speaker Madam, I want to write a question with the leader of the opposition. Is हमारी गवर्नमेंट में
ओपीएस को हटाकर एनपीएस लाया था, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट ने लगभग 10 सालों तक देश पर आपकी गवर्नमेंट का कार्यकाल लगभग 10 सालों तक रहा। और तो आप कई इलेक्शंस में आप मैनिफेस्टो में ये तक लिखते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ओपीएस को लागू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज है वो परिवारवाद पर नहीं, राष्ट्रवाद पर चलती है। और जब अपोजिशन अपनी सैलरी की बात करता है तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अभी इसकी सैलरी गवर्नमेंट की पार्लियामेंट की पावर है जिसमें अपोजिशन भी वोटिंग करती है, और हमने अभी तक कभी भी अपोजिशन को इसके अगेंस्ट वोट करते हुए तो नहीं ही देखा। And when opposition talks about the unemployment, then through facts and the figures, I want to tell them कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में लगभग 17 से 18 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है। वहीं आपकी गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ही रोजगार। हमारी गवर्नमेंट ने 17 से 18 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय किया है, जो कि कुल रोजगार का 36% है, जिसमें हमने 3 सर्जिकल स्ट्राइक में 3 कोविड-19 जैसी महामारी और अमेरिका की पाबंदियों आदि रुकावटें आई, पर हम अपने वादे पर अड़िग रहे। और हमारी गवर्नमेंट ने पीएम रोजगार योजना के तहत 2027 से पहले 3.5 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया। अब विपक्ष की थोड़ी कार्यकाल पर ध्यान देते हैं तो आपकी गवर्नमेंट में कुल देश की जीडीपी 1.84 ट्रिलियन US थी, वहीं हमारी गवर्नमेंट ने ये बढ़कर 4 ट्रिलियन के पार हो गए। यानी मामला साफ है कि आपकी गवर्नमेंट ने जितना 60 सालों में नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने 10 सालों में उससे कहीं ज्यादा किया। As we get to the end of a very fruitful session, now I would like to invite our chief guest, Mr. Manoj Singh, principal of Sri Vishwanath PG College, to address the audience. Sir, please. Parliament, respected Speaker Madam, Prime Minister, Leader of Opposition, Members of Parliament, and all officers, और साथ ही साथ दर्शन दीर्घा में बैठे समस्त जनता जनार्दन, सबसे पहले मैं आदरणीय स्पीकर मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस यूथ पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो अनुशासन आपने मेंटेन किया वह वाकई प्रशंसनीय है। और मैं जानता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी जब सोशल मीडिया में जाएगी, जो आज वाकई पार्लियामेंट चला रहे हैं, देख रहे हैं सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, उनको इससे सीख लेनी चाहिए सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखे और जवाब एक दूसरे को प्रदान किए। कहीं पर किसी प्रकार की किसी की शिकायत नहीं हुई, कागज के टुकड़े नहीं फेंके गए। यह एक सीखने की बात है। जैसा कहा जाता है कि बच्चे जो हैं कल के भविष्य, तो यूथ पार्लियामेंट ये क्रिया रूप में आया क्यों? ये इसीलिए आया कि इस तरह की एक्टिविटी जो है यह एक गैर राजनैतिक मंच है
जो यूथ को जो है सीखने, समझने और प्रशासन कैसे चले उसके बारे में जानकारी देता है और इसमें जो जनता जनार्दन बैठती है वो भी सीखती है। आने वाले समय में जब भी आप कहीं तो आपको कहीं अवसर मिला, आप सांसद हुए, विधायक हुए, तो आप इसी तरह की जो आपने आज गरिमा को जो मेंटेन रखा है, इसी तरह की गरिमा आप सदन में मेंटेन रखेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। इस बात के लिए मैं स्पीकर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम को जितने भी टीचर ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं पूरे समूह को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। यह एक सीखने का मंच है। यहाँ जो लोग एक्टिव में पार्टिसिपेट करते हैं और जो देखते हैं, सबको जो है सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी सिंह को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और बहुत सी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली और मैं चाहता हूं कि इस तरह का जो है कार्यक्रम होता रहे और बच्चे सीख करके आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to invite Vaibhav Singh, Principal of ITI. धन्यवाद। बैठ। वैसे ये समय तो दोपहर का है, लेकिन मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस गुड मॉर्निंग। मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके की मॉर्निंग मैंने अपने 35 साल की उम्र में नहीं देखी, जो आज आपने रियलिटी के रूप में हमको देखा। और ये गुड मॉर्निंग जो है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताएगा कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, जो हमारे देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाएगी। और मैं ये चाहूंगा कि आज का जो सेशन रहा ये हम सभी के लिए हमेशा के लिए एक ऐसा इनक्रेडिबल मोमेंट हो कि हम इससे सीखें कि आज एक यूथ की इस देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने गुड मॉर्निंग केवल इसीलिए नहीं बोला, मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए भी बोला कि हो सकता है कि आज के इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले यहाँ पे बैठे हुए सभी मेंबर्स ने एटलीस्ट पहचाना तो कि आखिर एक लीडर्स के रोल क्या है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। ये वो गुड मॉर्निंग है जो हमारे देश के युवाओं की आंखें खोलने के लिए भी जरूरी है। और यही यूथ पार्लियामेंट ने आज किया। इसके लिए मैं पुनः श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी के सभी जितने भी यहाँ पे चाहे प्रधानाचार्य महोदय हो, जिनसे हमेशा स्नेह मिलता रहा है, ये इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने अपना सहयोग दिया और उससे भी अधिक जो हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने लीडर के रूप में कितना अच्छा रोल निभाया, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने यहाँ पे बैठे केवल यूथ की ही आंखें नहीं खोली, जितने भी मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी बैठे थे, हमको भी आज इतना अच्छा लगा कि वास्तविकता समझ में आई कि एक चेयरपर्सन की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि शायद मुझे बोलने का अवसर मिले, या हो सकता है कि समय ज्यादा हो तो मुझे बोलने का अवसर भी ना। मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि वास्तविकता या आवश्यकता क्या है यूथ पार्लियामेंट। अगर भारत में यूथ के रोल को समझे या यूथ परसेंटेज को समझे तो यूथ परसेंटेज है कितना। अगर आप अंडर 25 एज निकालेंगे तो 50% जो पॉपुलेशन है वो यूथ इंडिया की, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी कमी क्या है कि इस 50% के यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी
मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिली जो एक संस्थानों को दी जानी चाहिए, उनको वो शिक्षा नहीं मिली जो वास्तविकता में उनको दी जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के यूथ पार्लियामेंट उन सभी विद्यार्थियों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज के यूथ को मेंटल डिसेबल की तरफ ले जाने में जो सबसे बड़ा रोल है वह है सोशल मीडिया का। मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं मानता हूं सोशल मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है कि सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम अपनी रियलिटी को अधिक से अधिक लोगों के बीच में रख सकते हैं। लेकिन भारत में सोशल मीडिया का यूज क्या हुआ है कि इस सोशल मीडिया में हिडन फेस ज्यादा आए हैं। हम वही सच्चाई देख सकते हैं जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती है, हम कभी भी उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते जो वास्तविकता में उसके पीछे होती है। जिसके लिए मैं यहाँ पे बैठे सभी मेंबर से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि इससे पहले क्या हमने कभी पार्लियामेंट्री डिस्कशन को देखा? कभी नहीं देखा। ये हमारी सबसे बड़ी लैकिंग है, जिसकी वजह से हम कभी भी अपने भारत को विकसित बनाने में हम कोई अपनी अहम उपयोगिता नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं ये हमको बताएगा कि हमको और आगे क्या सीखना है। एट द एंड मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे बैठे सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे पक्ष और विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आदरणीय स्पीकर मैम से कहना चाहूंगा कि हम सभी को ध्यान देना है। और ध्यान देना क्या है कि हमें देश को विकसित करने के लिए रिलीजन एंड कास्टिज्म से ऊपर जाना होगा। तो आज मुझे एक वो यूथ दिखा जिसको देखकर मैं कह सकता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी एक विकसित देश बनकर इस दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को इसी प्रकार से आयोजित करें और हम लोगों को भी सीखने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Gyanendra Singh sir, Principal of Parvati Mahavidyalaya. Please. धन्यवाद। इस वाक देवी के पवित्र मंदिर में उपस्थित समस्त छात्र, युवा, जो यूथ हमारा है, यह सब कुछ कर सकने में सक्षम है और यूथ ही हमारा भविष्य है। ये जो हमारा वर्तमान दिख रहा है, इन्हीं के भरोसे हमारा देश है और हम परम सौभाग्यशाली कि हमारे देश, जो हमारा देश है, विश्व की जनसंख्या में सर्वाधिक यूथ वाला देश है और हम निसंदेह रूप से इस यूथ के भरोसे विश्व गुरु बनेंगे। जो हमारी सरकार का और जो हमारा भविष्य का सपना है वह निसंदेह पूरा होगा। कारण जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारा यूथ पढ़ा लिखा समझदार होगा तो वह निश्चित रूप से निसंदेह देश को सही रास्ते पर ले जाएगा और अगर देश सही रास्ते पर जाता है तो निश्चित रूप से देश को विश्व गुरु बनने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। और रही बात, ये आज का जो कार्यक्रम था यह बहुत ही ज्ञानवर्धक था, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, हम आए दिन देखते हैं। क्योंकि जैसा ITI के प्रिंसिपल वैभव जी ने बताया, इसमें ये जो सोशल मीडिया है इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया हमको रात रात तमाम प्रकार की खबरें दिखाती रहती है। हमको दिखाते हैं, हमारे यूथ को दिखाते हैं कि कैसे विधानसभाओं में कुर्सियाँ चलती हैं, चप्पल चलते हैं। हमारी संसद जो गरिमा विहीन संसद की कार्यवाही होती है उसको हम आए दिन देखते रहते हैं।
और लेकिन हमारा यूथ अब वह यूथ नहीं है जो ज्ञानहीन हो, अब हमारा यूथ ज्ञानवान है और ये लाख सोशल मीडिया दिखाए, हमारा यूथ वो कार्य करेगा जो देश के गौरव के लिए, देश के भविष्य के लिए उत्तम होगा और निस्संदेह रूप से हमारा देश भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सिविल इंजीनियरिंग अकेडमी के प्रिंसिपल साहब और समस्त स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हों जो प्रेरणादायक हो और हमारे बच्चों की मानसिकता जो है स्वस्थ विकास की ओर गतिशील हो, जिससे हमारा देश इस विश्व फलक पर विश्व गुरु के पदवी को प्राप्त करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Ravin Singh, sir, Principal, Shubhra Singh Shikshan Prashikshan Sansthan. सबसे पहले हम इस विद्या मंदिर में विद्या की देवी हंसवाहिनी विद्यावासिनी माँ सरस्वती को चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। निश्चित रूप से कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो पहले हम मनुष्य, जैसा कि आज हम सब बहुत सारी चीज़ों को देखने को, बहुत सारी चीज़ सुनने को अवसर मिला, तो सबसे पहले हमारा धर्म है हम मनुष्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, कर्म में मेरा अधिकार है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व का जाता और जो जस करे तो कस कर जाता। तो निश्चित रूप से कर्म प्रधान है, लेकिन जो कुछ परिस्थितियाँ हमें विपरीत धारा में ले जाती है, संगतियों की तरफ ले जाती है, वह कहीं न कहीं से हम शिक्षा को सही रूप में ग्रहण नहीं करते। शिक्षा को सही रूप में ग्रहण करें, शिक्षित बन करके समाज को, राष्ट्र को, देश को सही दिशा में ले जाने का काम करें। कहा गया है कि तुलसी संत सुवमुतर, तुलसी संत सुवमुतर, फूलों फले पर है, कितने हुए पाहन हने, उतने हुए फले। आम का वृक्ष हो, उसमें आम लगा हो, हम लोग क्या करते हैं? आम के वृक्ष में पत्थर फेंकते हैं और वो क्या देता है? फल। तो हम सात भक्तों का, हम सज्जनों का पढ़े लिखे होने का यह तात्पर्य होता है कि हमारे अंदर, आपके अंदर सज्जनता है, मानवता है, मानवीय गुणों का संचार हो, हम एक अच्छे मनुष्य बने, अपने आप को जाने और पहचाने। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम अपने अधिकार, अपने मूल कर्तव्य, अपने संविधान, अपने देश की जो भी बातें हैं वो सब नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना। हम हैं कौन? हम पहले मनुष्य हैं, मानव हैं, उसके बाद विभिन्न जातियाँ, संप्रदाय, धर्म में बटे हुए हैं, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, हम सब में मानवता, मानव धर्म। तो निश्चित रूप से आज इस संसद, युद्ध संसद के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित समस्त पक्ष और विपक्ष और उपस्थित माननीय स्पीकर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि हम भी विधायक हैं और पक्ष या विपक्ष बैठे, तो अपने आप को हम भी विधायक ही समझ रहे थे इस संसद में बैठ करके। तो निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानाचार्य सिविल सिंह चिल्ड्रन अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को विशेष आभार और आशीर्वाद को प्रदान देना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य उद्देश्य को उत्तरोत्तर अग्रसर बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को, निश्चित रूप से लक्ष्य को जरूर ध्यान रखें। लक्ष्य को ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, अपनी गतिविधियों को ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो, यही आशीर्वाद है, यही मेरी अंतिम वाणी का ध्यान रखता हूँ। और कहा गया एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, ग्राम शुक्र की एक मुख्य है कि कुशल का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुशल का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो आप हमेशा संगत अच्छे लोग करिए, पढ़े लिखे लोग करिए, अच्छी बात सुनेंगे, मन मस्तिष्क में अच्छी बातें आएंगी। कागज संगत स्वभाव को पानी में तैरे, संगत का संग लोहे को भी पानी में तैरा देता है। तो निश्चित रूप से आपकी संगत, आपका स्वभाव अच्छे लोगों से हो, पढ़े लिखे लोगों से हो, निश्चित रूप से आप में वांछित परिवर्तन होगा, जो हमारे आपके माता पिता, अभिभावक, गुरु, ये सब
सब चाहते हैं कि आप में परिवर्तन हो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन वांछित परिवर्तन हो, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपके अभिभावक आपसे उम्मीद करते होंगे, आपको पैसा रुपया लेकर के यहाँ तक भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपके अंदर परिवर्तन है, लेकिन वह वांछित परिवर्तन जिसकी हमें अपेक्षा है। तो निश्चित रूप से हम अपनी गाड़ी को विराम देकर कुछ समय अधिक हो रहा है। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Vinay Singh, Coordinator, Sri Vishwanath PG College. थैंक यू। बहुत कुछ आप लोगों ने अभी तक सुना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बातें हम आपसे करेंगे। सबसे पहले इस यूथ पार्लियामेंट में उपस्थित हमारे साथ चल कर जैसे विश्वनाथ की कॉलेज से आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में एक गतिमान ऊर्जा के धनी और बड़े ही यशस्वी ऐसे प्रधानाचार्य डॉक्टर भोर सिंह सर और साथ में बगल में बैठे हुए पार्वती महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सर, साथ में सुब्रत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री रविंद्र सिंह सर और ITI के प्रधानाचार्य श्री वैभव सिंह सर और साथ में सुब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी के प्रधानाचार्य श्री आरपी सिंह सर और यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे इस सुब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी के समस्त स्टाफगण और इस यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त सम्मुख बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में और विपक्ष के रूप में बैठे हुए प्रतिभाग किए हुए समस्त प्रतिभागीगण और हमारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है और मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों की अनुशासन की जो लोकप्रियता थी उसको मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। मैं भी अनुशासन के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि मैन विदाउट डिसिप्लिन लाइफ एन इंजन विदाउट ब्रेक। एक अनुशासनहीन मनुष्य उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बिना ब्रेक की गाड़ी है। और आपसे बताते चले, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो अनुशासन वही प्रक्रिया है, एजुकेशन एंड द प्रोसेस विच आउटकम्स ऑफ ए डिसिप्लिन। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसका परिणाम ही अनुशासन है। तो अनुशासन प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही हम लोगों को प्रभावित किया। जैसे इस कार्यक्रम में जो शिक्षक बंधुओं द्वारा जो तैयारी की गई थी, निश्चित रूप से बहुत ही वह प्रभावी रही, बहुत ही एप्रिशिएटिंग रही। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे विश्वास है कि कुछ तो अंधेरे टल जाएंगे, कुछ तो अंधेरे टल जाएंगे, पैर आगे की तरफ स्वयं बढ़ जाएंगे। यदि शिक्षक सचमुच में शिक्षक होगा तो दीप से दीप जल जाएंगे। निश्चित रूप से अगर शिक्षक है तो वो अपने बच्चों को सवाल देगा, उसके अंदर निखार पैदा करेगा, जो हमें यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ मैं कर्म और धर्म के बारे में जो बात मैं करना चाहूँगा, आपको बताता चलूँ कि खिदमत खल्क समझता हूँ मैं मजहब अपना, अखलाक में मोहब्बत का सौदाई। कोई कहे हिंदू का, समझ ले मुसलमान का दिल, हमारे सीने में धड़कता है एक इंसान का दिल। तो सबसे पहले हम लोग इंसान हैं और निश्चित रूप से अगर इंसानियत हम लोगों के अंदर रही तो हम लोग किसी भी कामयाबी को प्राप्त करने से पीछे नहीं हट सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोगों को ये जानकारी अपने लोगों को बताना होगा कि व्हाट इज ग्रामर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का व्याकरण क्या है। जब जो चीज़ें हम दूसरों से उम्मीद करते हैं उसे हमें अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। आपको बताते चलें, कीप ट्रूथ ऑफ योरसेल्फ, कीप लव फॉर अदर्स एंड हैव कंपैशन फॉर ऑल, दिस इज द ग्रामर ऑफ लाइफ। ये जीवन का व्याकरण है। सब अपने लिए रखो, करुणा प्रेम दूसरों के लिए रखो और करुणा सबके लिए रखो। यही जीवन का सही व्याकरण है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको बताना चाहेंगे कि कर्म, जैसे कर्म करने का मतलब है कि जैसे हम
सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म का महत्व विशेष रूप से होता है। मैं बताऊंगा 2 लाइनों के माध्यम से। कर्म जिसके अच्छे हैं, कर्म जिसके अच्छे हैं, किस्मत उसकी दासी है। कर्म जिसके अच्छे हैं, किस्मत उसकी दासी है। नियत जिसकी अच्छी है, उसके घर में मथुरा काशी है, उसके घर में मथुरा काशी तो बहुत ज़्यादा आपसे समय आपके छुट्टी का हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा न बात करते थे। इस यूथ पार्लियामेंट में उपस्थित जो स्पीकर मैडम हैं, साथ में नेता, प्रधानमंत्री जी, सारे लोग, सारे प्रतिपक्ष और सारे संगठनों को मैं सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जो हमारे बच्चे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं। इसी ऊर्जा के साथ, इसी गति के साथ वो आगे बढ़ते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। Thank you, sir. Now, I would like to invite our honorable principal, sir, Mr. Rudra Pratap Singh, to address the audience. Respected Principal Dr. Manoj Kumar Singh, Sri Vishwanath PG College, Principal Dr. Gyanen Pratap Singh, Parvati Mahila Mahavidyalaya, Dr. Ravindra Singh, Sri Shivrat Singh Children शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान और हमारे प्रिय डॉक्टर विनय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, और IDI के प्रधानाचार्य श्री वैभव सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षक, हमारे स्टूडेंट्स, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और यहाँ पर मीडिया से संबंधित जितने भी सदस्यगण हैं, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। टुडेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशल साइंस डिपार्टमेंट of Shivrat Singh Children Academy, and it is a youth parliament. As you know that what is the discussion is going on in parliament in this time, everyone knows that. But in my campus, I hardly appreciate that all members of parliament from both sides, opposition and in favor, and also speakers, those performances so good, so excellent. I want to that you give big clap for these events. And I would like to give thanks our chief guest, all members, and especially my school supervisor Gaurav Singh ji, those behind that in this event, उनका परिश्रम बहुत ही अच्छा रहा। तो गौरव सिंह को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, HOD दुर्गेश पांडे जी, अंकित कुमार शुक्ला जी, अमित मिश्रा जी, एंड स्पेशली आपकी खातून, all social science departments is behind that to success of this event. So I would like to thank also to whole department of social science and 4th class employees also. हम सभी को अपनी तरफ से
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे जो अतिथि आए हैं उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ दोबारा फिर से। आपने सभी हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया और इनको कैसे रास्ते पर चलना चाहिए वो सभी कुछ आपने किया। लेकिन मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा ये लगा कि इस तरह का डिस्कशन हमारे जो बच्चे भी पार्टिसिपेट किए हैं ये बिलो 18 ईयर्स है। आफ्टर सम टाइम he will able to give vote for this country। लेकिन जिस तरह की चर्चा है आप लोगों ने की, whatever you have discussions, वो हमें रियल पार्लियामेंट से भी अच्छा लगा। तो फर्स्टली अगेन आई वुड लाइक टू थैंक all participants of this event, and such type of events we will organize that. This one is the first time of this event organized in this campus, and I promise to all that such type of events will be organized every time, and this is a creativity to develop your personality, your knowledge, all things, we can say that. Again, I would like to thank all members, those who are present here or not. Thanks. Thank you very much. Thank you, sir. Now we had our a very successful and fruitful session. Now you can move to your respective class.